वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे आईटीआर फॉर्म्स के रिगार्डिंग कि आईटीआर फॉर्म जो 2 और 3 हैं उनके इतना डिले यूटीटी में क्यों रहा है। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सीए अक्षित बंसल सर। वेलकम सर। सर आज अपना आप एक्सपर्ट जो नॉलेज है रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिगार्डिंग फॉर्म्स के रिगार्डिंग, आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये फॉर्म इतना डिले क्यों हुआ है, इनके फॉर्म को रिलीज होने में या दूसरे फॉर्म्स में क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या रेड फ्लैग्स जो इंडिविजुअल्स को ध्यान देने चाहिए आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे। तो सर इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे अक्षित बंसल सर के साथ। अक्षय जी एक बात बताइए, जो आईटीआर के फॉर्म्स के रिगार्डिंग इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है कि कुछ फॉर्म्स मार्केट में आ गए हैं फाइल करने के लिए, कुछ फॉर्म अभी तक आए नहीं है, तो ये क्या कंफ्यूजन है सर? विपिन जी, ऐसा है कि ITR 1 और 4 ये हमारे पास 5 मई 2025 को आ गए थे, और ITR 2 और 3 है ये कल परसों इवनिंग में ही हमारे पास 10 जुलाई 2025 को ही आए। तो सर ये आईटीआर 1 2 3 4 मतलब क्या सबको एक आदमी को सारे फॉर्म फाइल करने होते हैं, क्या नहीं, तो सिचुएशन है ये? ITR हम इसको दो कैटेगरी में समझते हैं। तो ITR 1 और 2 को पहले समझेंगे। तो ITR 1 उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं जो सैलरीड पर्सन है। अब अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और या फिर आपका इनकम फ्रॉम हाउस ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी है, ओके एंड आपकी जो टोटल इनकम है इट्स लेस देन 50 lakhs, ठीक है, तो आपके पास ITR 1 एप्लीकेबल है। ओके और ITR 2 कब एप्लीकेबल है? इफ अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आपकी टोटल इनकम ग्रेटर देन 50 lakhs है, और आप किसी दो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हो, है ना, और या फिर आपका जो कैपिटल गेन्स है वो मोर देन, मतलब कैपिटल गेन्स इनकम है, तब आपके पास ITR 2 एप्लीकेबल है। ओके और ITR 3 और 4 को अगर हम समझें, तो अगर ऐसे समझते हैं जिसके पास बिजनेस इनकम है उसके पर ITR 3 और 4 एप्लीकेबल है। तो ITR 3 उसके ऊपर एप्लीकेबल है जो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, किसी अगर उसकी बिजनेस इनकम है बट वो प्रिजम्पटिव इनकम के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा। ITR 4 जब आपकी बिजनेस इनकम है बट आप प्रिजम्पटिव इनकम के लिए ऑप्ट कर रहे हो, तो आपके ऊपर ITR 4 एप्लीकेबल है। सर ये प्रिजम्पटिव का क्या कॉन्सेप्ट है मतलब? तो प्रिजम्पटिव इनकम का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका बिजनेस है और आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से लेस है, तो आप प्रिजम्पटिव इनकम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। आप अपना सिर्फ 8% ऑफ द टर्नओवर आपको एज ए प्रॉफिट दिखानी है, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि 8% ही दिखानी है आपको, 8% और योर एक्चुअल प्रॉफिट विच एवर इज ग्रेटर। तो मिनिमम उसने स्पेसिफाई किया कि मिनिमम आपको 8% तो दिखाने ही दिखाने है फॉर ऑप्टिंग ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम। ओके, तो मतलब कि आईटीआर 1 और 2 मेनली जो नॉन बिजनेस हाँ, पर्सन इंडिविजुअल्स के हाँ, लिए है, और 3 एंड 4 आप प्रिजम्पटिव इनकम के लिए, बिजनेस 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 प्रिजम्पटिव है, इनकम। नॉन प्रिजम्पटिव बेस पे चलता है। राइट, राइट। ओके, और सर इसके बाद भी कोई और फॉर्म है? हाँ, तो इसके अलावा ITR 5 6 7 3 फॉर्म्स और हैं जो कि एप्लीकेबल है अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, LLP है या प्राइवेट लिमिटेड है। तो मतलब उसकी डिसीजन तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी राइट, तक तो जो हमारे पे एप्लीकेबल 1 2 3 4 इंडिविजुअल क्लास के लिए है उसके हाँ, लिए ये सब एक्स्ट्रा वीडियो करेक्ट, बनता था। करेक्ट। अक्षय जी एक बात बताएं कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या डिफरेंस है, इनमें कोई डिडक्शंस का डिफरेंस रहता है, मेजर क्या है? हाँ, तो इनको पहले अगर हम बात करें स्लैब्स समझते हैं, तो ओल्ड रिजीम में अगर आपकी इनकम स्लैब जो 0 to 2,50,000 है उसमें नील है। 2,50,000 से अगर 5 lakhs अगर हम बात करें तो उसमें 5% है। 5 lakhs to 10 lakhs अगर हम बात करें तो हमारा उसमें 20% आता है। अबव 10 lakhs पे हमारा 30% लगता है। जब हम न्यू रिजीम पे आते हैं तो हमारा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 lakhs होता है। तो 0 से 3 इज नील, 3 से 7 इज 5%, 7 lakhs to 10 lakhs is 10%, 10 to 12 lakhs is 15%, 12 to 15 is 20, एंड अबव 15 lakhs पे 30% लगता है। तो इसके ओल्ड रिजीम में सारी डिडक्शन हमारी अलाउड होती है, न्यू रिजीम में कुछ डिडक्शन हमारी अलाउड नहीं होती है। हाँ, जब आप कह रहे हैं कि आईटीआई के कुछ फॉर्म्स परसों ही गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, तो सर इतना डिले का रीजन क्या है कि गवर्नमेंट यूटिलिटी ही नहीं दे पाई अब तक आपको, और क्या 20 दिन में पूरा इंडिया आईटीआई फाइल कर पाएगा अपनी? सो विपिन जी, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो ITR की जो ड्यू डेट है वहाँ वो 15 सितंबर हो गई है अब। एंड इतना डिले रीज़न क्या था ITR 2 और 3 का? क्योंकि अगर आपको याद हो, फाइनेंस एक्ट 24 में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कैपिटल गेन्स में चेंजेस किए थे। इंडेक्सेशन का रेट अलग हो गया था एंड विदाउट इंडेक्सेशन रेट अलग हो गया था। और बिफोर 23 जुलाई 24 आपका अलग टैक्स रेट था। आफ्टर 23 जुलाई 24 अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो उसका टैक्स रेट अलग था।
सेकेंडली जैसे ITR 1 में हमारा ऑटो पॉपुलेट हो जाती है चीज़ें फ्रॉम AIS एंड 26 AS, तो वैसे ही ITR 2 और 3 में भी उन्होंने फंक्शनैलिटी निकाली है। तो इसीलिए वो फॉर्म्स को रेडी करने के लिए, फॉर्म्स का सिस्टम्स रेडी करने के लिए वो डिले हुआ है। अच्छा, एक बात बताएं कि ओल्ड रीजन में आपने बोला डिडक्शंस अलाउड है और न्यू रीजन में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो क्या कोई भी जितनी हमारी डिडक्शंस एग्जेम्पशंस थी कोई भी अलाउड नहीं होगी? सो इसमें 3 to 4 डिडक्शंस हमारी न्यू रिजीम में अलाउड है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट 80 CCD2 जो हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS है, वो हमारी अलाउड होती है। देन इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 24B जो हमारा इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन है फॉर रेंटेड प्रॉपर्टी ओनली, नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो अलाउड है। एंड देन उसमें 80JJAA एक सेक्शन है फॉर जिसमें आपको डिडक्शन मिलता है फॉर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये डिडक्शन हमारी एम्प्लॉयड है। एंड साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा न्यू रिजीम में 75,000 है वर्सेस ओल्ड रिजीम। अच्छा जी, एक बात बताएं, जैसे आपने बताया कि ओल्ड जो रिजीम के टैक्स स्लैब्स हैं वो काफ़ी हायर थे, जो न्यू रिजीम है उसके टैक्स स्लैब काफ़ी कम है, तो कोई इसका ब्रेक इवन पॉइंट भी है कि कहाँ पे सैलरी पे जो टैक्स है वो ओल्ड स्कीम में ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाएगा इंस्टेड ऑफ न्यू रिजीम? हाँ, सो विपिन जी, अगर हम बात करें, अगर आपकी सैलरी इज अबव 15 लाख, मतलब अगर आप 30% स्लैब में आ रहे हैं इन बोथ स्कीम्स, देन अगर आपकी डिडक्शंस जो है ओल्ड स्कीम में आर हायर देन 4,08,000, तो एक नंबर है। अगर उससे ज़्यादा है आपकी, तो आपको ओल्ड स्कीम में ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब टैक्स लायबिलिटी जो है वो ओल्ड रिजीम में आपकी कम बनेगी। राइट, ओल्ड रिजीम में कम बनेगी। अच्छा जी, एक बात बताएं, जो इतना ज़्यादा डिले रहा है आईटीआर फॉर्म 2 और 3 के रिलीज होने में, तो गवर्नमेंट की कोई मैलिशियस इंटेंशन भी थी क्या कि जो पब्लिक है या टैक्स पेयर्स है उनको कुछ हैरेसमेंट की जाए या अपने डेटाबेस को इतना हार्ड किया जाए कि कुछ एक्शंस लिया जाए उसके बाद में? क्या रीजन लगता है सर आपको? सो हरास करने का तो नहीं, बट हाँ, फेक डिडक्शंस के रिजीम को रोकने का जो ये मतलब हमारा सिस्टम चला रहा है कि हम काफ़ी टैक्स पेयर्स फेक डिडक्शंस क्लेम करके रिफंड्स क्लेम कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए है। तो वो किस लिए है कि अगर आप देखोगे जो भी हम डिडक्शंस क्लेम करते हैं, तो उसमें हमें अब ये चीज़ भी देनी है। अगर हम PPF का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उसमें PPF नंबर साथ में देना है। LIC का कर रहे हैं तो हमें LIC की पॉलिसी डॉक्यूमेंट नंबर देना है। अगर हम ATD का ले रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस का, देना मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर देना, ताकि वो गवर्नमेंट उसको राइट पार्टी से क्रॉस वेरीफाई करके और उसको डिटेक्ट कर ले। तो यही मेजर रीजंस थे उसको। और साथ में गवर्नमेंट अपना और भी स्क्रूटनी सिस्टम्स, AI मॉडल्स डेवलप कर रही थी इस वक्त। बहुत आसान हो गया है गवर्नमेंट के खुद का पोर्टल या फिर जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आजकल आ रखे हैं मार्केट में, तो ये सब लोग ना आईटा फाइलिंग को बिल्कुल छूमंतर कर रखा है कि 2 मिनट में आपके आईटा फाइल कर देते हैं। तो इनमें ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक या रेड फ्लैग्स जो आपको ध्यान देना चाहिए बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर, वो ऐसे कुछ केसेस? सो हमने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है अपनी प्रैक्टिस में, सो उसमें क्या होता है, काफ़ी बार तो टैक्स पेयर गलत फॉर्म सिलेक्ट कर लेता है। तो उसमें अगर जैसे हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि अलग अलग फॉर्म्स हैं अलग अलग पर्सन के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ITR फॉर्म सबसे सही सिलेक्ट करना है, वरना आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। सेकेंडली आपका AIS और 26 AS से पूरी रिटर्न्स जो है रिकनसाइल होनी चाहिए। तो अगर सारी इनकम्स हमारी AIS की ITR में आनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई इनकम है AIS में जो आपकी है ही नहीं, तो उसको प्रॉपर फीडबैक देना जरूरी है, वरना वो नोटिस ट्रिगर हो सकता है। थर्ड है कि कोई भी हम फेक डिडक्शंस या फेक एग्जेम्पशंस क्लेम ना करें, बिकॉज जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट सारी चीज़ें हमसे मांग रही है, तो वो एक स्क्रूटनी के नोटिस का चांस हो सकता है। फोर्थ है, हमें सारे मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपके पास है, किसी आप कंपनी में डायरेक्टर हो, तो उसके सारे डिस्क्लोजर्स ITR फॉर्म्स में जाते हैं। एंड सेकेंडली जो मतलब यूजुअली लोग गलती करते हैं कि फॉर्म्स, लोग सोचते हैं कि हमने अगर सैलरीड पर्सन है, फॉर्म 16 से ही जो हम सारी डिटेल्स डालेंगे और रिफंड क्लेम कर लेंगे, बट मोस्टली क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट्स रेफर नहीं करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में अगर उनका कोई इंटरेस्ट आया है किसी रिलेटिव से या कोई फ्रीलांसिंग इनकम आई है, तो वो रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक वो में सबसे बड़ी मिस्टेक हमें मिलती है टैक्स पेयर्स की। थैंक यू, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए जो इतने कंटेंट, जो नॉलेज आपने शेयर किया रिगार्डिंग फॉर्म आईटीआर की, कौन सा फॉर्म किस पर एप्लीकेबल है, किसको क्या रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना चाहिए, डिले का रीजन क्या है और डिले से क्या एडवांसमेंट मिली है, कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है, कुछ पब्लिक के फेवर में भी है। तो इन सब चीज़ों पर अपने सर, आपके एक एक्सपर्ट, आपका जो आपने व्यू दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब लोग भी हमारे साथ बने रहे ऐसी फर्दर टैक्सेशन अपडेट्स के रिगार्डिंग।